Hello everybody, welcome to Civil Staff Himachal and our weekly current affairs series. I hope कि हमारे previous जो sessions हैं आपके लिए बहुत helpful रहे हों and you got an idea कि किस तरीके से जो सवाल हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं and you need to adopt a precise approach while studying questions for your prelims exam. हमें बहुत एनालिटिकल स्टडी नहीं करनी है क्योंकि बहुत सीधे इफेक्ट्स जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं. You must understand the concept and the important facts pertaining to that concept. All right. तो चलिए आगे शुरू करते हैं आज पढ़ना. ऐसे कौन से एरियाज हैं जो आज हम कवर करेंगे उनके बारे में बात करते हैं. सो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल कुछ न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे. साथ ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी से कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, रिपोर्ट इंडेक्सेस एंड हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं उनके बारे में भी चर्चा एक एक करके आज करें. तो चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्लाइड. द वेरी फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स अबाउट स्वामी फंड. स्वामी फंड जो है ये कोई नया फंड इनोवेट नहीं हुआ है. इट वाज सेटअप इन 2019 में स्टैब्लिश हुआ था. बट यस, खबरों में रहा, उसके बारे में हम बात करते हैं पहले. So it stands for Special Window Affordable Mid Income Housing. ठीक है, तो एक ऐसा फंड है जो मिड इनकम हाउसेस के लिए को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है. ऑलराइट, सो इसके अंडर पहला जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है मुंबई में वो कंप्लीट हुआ. दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. तो यहां से जो सवाल है आपका एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. नाउ डिस्कस बिट अबाउट स्वामी फंड. तो ये कंप्लीटली गवर्नमेंट बैक्ड फंड है. ठीक है, और जो पर्पस है इसके प्राइमरी को दो पर्पस हैं इसमें. पहला जो पर्पस है इसका वो ये है कि जो आपके डेवलपर्स हैं एंड नॉट दोज वर नॉट कैपेबल टू फिनिश देयर अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, उनकी फाइनेंशियल मदद करना, उनकी रिसोर्सेज प्राप्त करने में सहायता करना. दूसरा, जो होम बायर्स हैं और जो घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं, उनको सहायता प्रदान कराना. ये इसके प्राइमरी पर्पसेस है. ठीक है, अब इसकी जो मेन क्राइटेरिया वो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक यही है कि ऐसा नहीं है कि डेवलपर जो है स्वामी फंड से जो है बेनिफिट लेके और जो इंफ्रा वो डेवलप करेंगे उनको बहुत हाई कॉस्ट पे बेचें. ऐसा नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ मिड इनकम हाउसिंग स्कीम. तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे ही वो उनको देने पड़ेंगे. ऑलराइट, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट मैनेजर की, सो जो सेबी कैप है, सेबी कैप इसका प्राइमरी इन्वेस्टर है. ठीक है, सेबी कैप वेंचर्स, एसबीआई कैपिटल्स सिक्योरिटीज, जो कि आपका एक कह सकते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एसबीआई का. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्वामी फंड. और जो करंट से आपका सवाल प्राइमरीली बनता है स्वामी फंड से रिलेटेड. चले आगे बढ़ेंगे. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. सो रिसेंटली ये जो आपकी योजना है ये भी खबरों में रही. कारण था सबसे बड़ा इसमें कि कुछ एडिशन इसमें की गई है, कुछ इसके अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं. वो क्या है, अभी रिसेंटली क्या है, 22 नए रीजनल एम्स जो है बनाए जाने की घोषणा की गई. ठीक है, मेन टारगेट इसके अंदर क्या निर्धारित किया गया है कि जो आपके रीजनल लेवल पर है एम्स लाइक फैसिलिटीज हैं लोगों को मुहैया कराई जाए. अब जनरली एम्स में हर कोई तो जा नहीं सकता है, तो रीजनल लेवल पर अगर इस तरीके की फैसिलिटी होंगी, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन होंगे, दैट विल हेल्प पीपल लॉट इन अ ग्रासरूट लेवल. सो दिस इज बेसिकली द प्राइमरी न्यूज जिसकी वजह से ये योजना है वो खबरों में रही. अगर मैं बात करूं अबाउट दिस प्लान, अबाउट दिस योजना, सो इट वाज फॉर्म्ड इन 2003 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, 2003 में ही इसकी स्थापना हो गई थी. प्राइमरी इसके जो टारगेट्स हैं, प्राइमरी गोल्स जो हैं वो ये है कि जो एक इम्बैलेंस है आपके समाज में, स्पेशली रीजनल लेवल पर हेल्थ फैसिलिटीज को लेके, उसको कम करना. टर्शरी लेवल में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी मेडिकल जो फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड कराया जा सके. एंड जो आपकी क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम है रीजनल लेवल पर वो प्रोवाइड कराई जा सके. अभी दे आर वेरी एम्स लाइक इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो कितने इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में?
ठीक है। सो ये बड़ा जरूरी है, रीजनल लेवल पर अगर होंगे तो अच्छी मेडिकल शिक्षा भी मिल पाएगी, साथ ही साथ अच्छी मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं वो भी सरकार मुहैया करा पाएगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज आल्सो फ्रॉम इकोनॉमिक्स अबाउट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। सो रिसेंटली पुणे में आपका जो है एक नया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, बाय द महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर विद कोलैबोरेशन ऑफ नबार्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका सीधा पूछा जाएगा। अब जरा बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर के कंटेक्स्ट में क्यों बनाया गया है, क्या फायदे हैं इससे। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि जो एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई है उसके एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है, और इसमें वो सभी लोग फायदा ले सकते हैं, सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए। साथ ही साथ इस इंस्टीट्यूट में, इस सेंटर में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से रिलेटेड डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सपोर्टर्स को दी जाएगी। लाइक ट्रेडिंग एंड ब्रांडिंग जो है उसके बारे में, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, या कंट्री वाइज डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको समझाना, या जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है इससे संबंधित उनके बारे में जानकारी देना। ऑलराइट, तो ये बेसिकली निर्धारित किया है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है ये पहले भी इससे पहले स्टैब्लिश किए गए हैं और प्राइमरी इनका पर्पस था कि जो आपके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको 2030 तक, ठीक है, डबल कर दिया जाए। ऑलराइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट दिस न्यूज। नाउ मूव टू व्हाट द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी अबाउट आईएनएस राजपूत। सो रिसेंटली आईएनएस जो राजपूत है ये भी खबरों में रहा बिकॉज आईएनएस राजपूत वाज डीकमीशन्ड हियर मींस अ काइंड वी कैन से दैट रिटायर हो गया, ठीक है, आफ्टर द सर्विस ऑफ 41 ईयर्स। ठीक है, 1980 में कमीशन मिला था आपके आईएनएस राजपूत को, ठीक है, कमीशन किया जाता है, जो हमारे वॉरशिप्स हैं उनको भी कमीशन दिया जाता है। इट वाज बेसिकली द फर्स्ट डिस्ट्रॉयर, ठीक है, पहला ये नेवल डिस्ट्रॉयर था। इससे पहले वॉरशिप्स थे, ऐसा नहीं है कि इससे पहले वॉरशिप्स नहीं थे। 1950 में भी वॉरशिप्स थे भारत के पास, उसके बाद भी वॉरशिप्स रहे हैं, बट जो एक अपग्रेडेड डिस्ट्रॉयर था वो भारत के पास नहीं था, दैट वाज मिसिंग। तो वो आपको 1980 में भारत को मिला। इट वाज बिल्ट बाय रशिया, रशिया ने इसे बिल्ड किया। ऑलराइट, अब डिस्ट्रॉयर क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, ठीक है, वॉरशिप्स तो आप समझ गए। देखिए डिस्ट्रॉयर जो है ये भी एक तरीके का शिप होता है, नॉट बिग लाइक वॉरशिप्स और बहुत छोटा भी नहीं होता। तो आप कैसे देख, मीडियोकर सा एक वॉरशिप होता है जो कि बहुत ही फास्ट मूविंग होता है एंड मैन्यूरेबल होता है। मैन्यूरेबल मींस कि आसानी से इसको मोड़ा जा सकता है। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है जो बड़े आपके वॉरशिप्स हैं, फ्लीट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, एयर कैरियर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं आईएनएस राजपूत की, हाँ एक और चीज बता दूं, आईएनएस स्टैंड फॉर इंडियन नेवल सर्विस, ठीक है, कई बार ये भी टर्म आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और भी सुनते हैं ना आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, बहुत से ऐसे आईएनएस के बारे में आप पढ़ते हैं। अब सवाल जो है तो यहां से तो जो अभी डिस्कस किया वहां से तो क्वेश्चन आएंगे साथ में कि कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे ऑपरेशन थे जिनमें आईएनएस राजपूत का संबंध है या नहीं है, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो बहुत से और ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसमें अपनी सर्विसेज दी हैं, लाइक ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस है या ऑपरेशन अमन है। इन सभी ऑपरेशंस में भी आईएनएस राजपूत ने अपनी सर्विसेज दी हैं। ऑलराइट, चलिए, एंड यू कैन इवन सी द आईएनएस राजपूत इन दिस इमेज। ये आप देख सकते हैं, बहुत लार्ज नहीं है लाइक वॉरशिप्स और बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत फास्ट मूविंग है, बहुत इफेक्टिव होता है टू स्ट्रेंथन द नेवल पावर ऑफ द नेशन। चलिए मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। एटलस V रॉकेट, एटलस 5 रॉकेट कैरिंग सिब्रिस GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट जो है, यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली केप कैनिबल स्पेस जो आपका फोर्स स्टेशन है फ्लोरिडा में, वहां से एटलस 5 की मदद से अपनी मिसाइल को छोड़ा है
स्पेस स्पेस में। ठीक है, अब ये क्या जो जो ये सिब्रिश मिसाइल है इसके बारे में जान लें थोड़ा सा। ये जो मिसाइल है ये वॉर्न करती है किसी भी प्रकार के मिसाइल अटैक्स यूएस को। ऑलराइट, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा ऑफ 2020, तो तकरीबन 1000 मिसाइल के कंटेक्स्ट में वॉर्न किया यूएस को सिब्रिस ने। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एटलस 5 जो है ये भी एक एडवांस रॉकेट है। इसकी जो डिफरेंस है, जो अलग करता है, इसकी फ्यूलिंग 2 बार होती है। ऑलराइट, सो जो सवाल है ये सिब्रिस के बारे में पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है SBRIS GEO-5। तो ये आपका एक वार्निंग सैटेलाइट जो है सैटेलाइट है, और जिसका काम है कि डिफरेंट जो मिसाइल अटैक होते हैं या और किसी प्रकार का अटैक यूएस पर होता है उससे टाइमली इंफॉर्म करना यूएस को। चलिए, हाँ, इसके बारे में अगर हम थोड़ा वेट के बारे में बात कर लें, जनरली इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सवाल यहाँ से आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन यू मस्ट हैव एन आइडिया। सो 4850 किलोग्राम के आसपास इसका वेट है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओकेयानोज एक्सप्लोरर। तो ओकेयानो जो एक्सप्लोरर है ये भी खबरों में रहा रिसेंटली। इट वाज डेवलप्ड बाय नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो कि यूनाइटेड स्टेट का ही एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसने इसको बिल्ड किया है और इसके तहत इन्होंने एक यूएस रोबोटिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। अब प्राइमरी गोल इसका क्या है कि जो ओशन फ्लोर है आपका या ओशन का जो अनएक्सप्लोर्ड रीजन है उसको एक्सप्लोर किया जा सके विद द टेक्नोलॉजी, विद दिस एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, स्पेशली इन द हैडल जोन, जो हैडल जोन रीजन है उसको कैसे एक्सप्लोर किया जा सके। अब ये हैडल जोन क्या होता है? हैडल जोन का मतलब है वन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सी, जो सबसे गहरा हिस्सा है आपके ओशन का, उसे हैडल जोन कहते हैं, जो कि 6000 से 11000 मीटर के आसपास गहरा होता है। ऑलराइट, तो ये आपका कह सकते हैं बहुत बढ़िया इन्वेंशन है, और इसकी वजह से ये अनएक्सप्लोर्ड जो रीजन है वो एक्सप्लोर्ड होगा। बहुत से वीडियोग्राफ्स एंड फोटोग्राफ्स या और जो आपकी रिसर्च है, सैंपल्स कलेक्ट करने में मदद करेगा। देयर नंबर ऑफ थिंग्स जो अनएक्सप्लोर्ड है इस रीजन की, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ऑलराइट, कि मरीन लाइफ उस लेवल पर है तो कैसी है, या किस प्रकार की जो रॉक्स और माउंटेन्स वहां पर है, और मेनी अदर एस्पेक्ट्स। चलो, नेक्स्ट हम बात करेंगे इटालियन ओपन 2021 की। सो रिसेंटली 16 मई को जो है इटालियन ओपन का फाइनल हुआ, जिसमें आपके राफेल नडाल डिफीटेड नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में बन जाएगा कि किसने इस बार ये टाइटल जीता है। राफेल नडाल ने इसे जीता है, किसे हरा के जीता है? नोवाक जोकोविच। और ये 10वीं बार ऐसा है कि नोवाक जोकोविच ने क्लेम किया है इस टाइटल। इसे रोम्स मास्टर भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट इटालियन ओपन। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि करंट से रिलेटेड नहीं है, बट यू मस्ट नो दैट बेसिकली 4 आपके कोर्ट्स होते हैं। कार्पेट कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट होता है, ग्रास कोर्ट होता है, और आपका क्ले कोर्ट होता है। तो जो आपका इटालियन ओपन है ये इट इज बेसिकली अ क्ले कोर्ट। ठीक है, क्ले, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्जुन भुल्लर। सो अर्जुन भुल्लर भी खबरों में रहे। अर्जुन भुल्लर जो है पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता है MMA, डिफीटिंग द ब्रैंडम वेरा को हरा के उन्होंने ये टाइटल जीता। ऑलराइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही साथ थोड़ा सा अर्जुन भुल्लर के बारे में और मैं बात करूं कि ये 2010 के जो आपके 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ही वन गोल्ड मेडल, ओके, इन रेसलिंग। तो एंड आल्सो रिप्रेजेंट इंडिया इन मेनी अदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। चलो, इतने ही जानकारी काफी है। नेक्स्ट है 6 हेरिटेज साइट्स। तो रिसेंटली है कि इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है नई 6 हेरिटेज साइट्स को। अब ये कौन सी साइट्स हैं और क्या है, थोड़ा सा मतलब समझा दूं कि टेंटेटिव लिस्ट क्या है। देखिए,
वी नो दैट कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को शामिल करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे, लेकिन ये वो लिस्ट नहीं है। इट इज अ टेंटेटिव लिस्ट एंड इट्स अ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ 48 सर्टन साइट्स। ठीक है, ऐसे निश्चित जो कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन साइट्स हैं 48 हैं, जिसमें से 6 जो हैं भारत से सेलेक्ट की गई है। नाउ अभी इनमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सी साइट्स जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होंगी। तो इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एक्चुअली, ऑलराइट, कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं है। तो अब ये सवाल कई बार उठता है कि सर फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ एग्जाम परस्पेक्टिव से। देखिए, अगर एग्जाम से पहले आपके 1.5 महीना पहले प्रीलिम्स से या कुछ दिनों में अनाउंस हो जाता है कि भाई कौन सी नई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो इंक्लूड हुई, तो दैट क्वेश्चन बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। बट इफ इन केस नहीं होता है, so you got an idea कि वो कौन सी 6 साइट्स थी जो शामिल की गई है, यहां से फिर सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, तो अब करंट की बात करते हैं। तो रिसेंटली जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 6 जो कल्चरल हेरिटेज साइट है उनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। ये कौन सी हैं साइट्स, तो उनके बारे में बात करते हैं। गंगा घाट्स ऑफ वाराणसी, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम। नाउ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम नहीं है, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम। तो देयर नंबर ऑफ टेम्पल्स इन कांचीपुरम तमिलनाडु में, उनको ये कवर करता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर। हीरा बेंकाय मेगालिथ साइट जो कि कर्नाटका में है आपके। एंड बेड़ा घाट, लेमता घाट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश। So these are some prominent places which one need to keep in mind or one should need to remember. चलो, नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजिकल ई विल मैन्युफैक्चर जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन। ठीक है, तो ये एक बड़ा फाइन इनिशिएटिव लिया गया है बायोलॉजिकल ई, जो कि एक कह सकते हैं स्वदेशी कंपनी ही है। अब इसमें डिसाइड किया गया है प्रोड्यूस, इसने बायोलॉजिकली ना, कि जॉनसन एंड जॉनसन जो कोविड वैक्सीन है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि जो वैक्सीनेशन आपका भारत में है, वैक्सीन प्रोडक्शन, वो ज्यादा से ज्यादा बूस्ट हो सके। ऑलराइट, इसमें जो क्वाड मेंबर्स हैं दैट प्ले अ की रोल। क्वाड मेंबर जिसमें इंडिया, यूएस, जापान एंड आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उन्होंने अपने रिसोर्सेस का एक पूल बना के इस्तेमाल करने की बात की गई है इकट्ठे, ताकि, क्योंकि 2 बड़े देश हैं इसमें, इंडिया एंड यूएस, और दोनों ही बहुत ज्यादा ऑलरेडी कोविड से परेशान रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेल चुके हैं। सो टू मेक सम कलेक्टिव एफर्ट इन दिस रिगार्ड टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, और इसके अंदर ये टारगेट रखा गया है 1 बिलियन जो वैक्सीन है कोविड-19 की, वो 2022 तक बनाई जाएंगी। ठीक है, अब इसको जो असिस्ट कर रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट दिस न्यूज। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट। तो स्पोर्ट रिमेन बहुत ज्यादा खबरों में ये रहा, स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग। सो ये एक तरीके की पोर्टेबल किट होगी जो आपको सलाइवा टेस्ट में बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली डेवलप की गई है, यूएस के साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया है, और विद द हेल्प ऑफ RT-LAMP टेक्नोलॉजी। उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या है। तो 2 चीजें हैं, 2 RT-PCR। RT-PCR के बारे में हम सभी पढ़ते सुनते रहते हैं। ठीक है, एक टेस्टिंग आपका मीडियम है विच हेल्प टू डायग्नोज की कोविड किसी को है कि नहीं है। इसी तरीके से RT जो LAMP स्कीम है वो भी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं। ठीक है, RT स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो RT टेक्निक होती है इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द वायरस। ठीक है, कोई शरीर में वायरस है उसको डिटेक्ट करने में मदद करता है। इवन जो HIV है उसको भी डिटेक्ट करने में RT टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब 2 चीजें होती हैं, RNA एंड DNA। ठीक है, RNA एंड DNA। अब कोविड के केस में क्या है, DNA तो है ही नहीं, सिर्फ RNA है, इसीलिए तो वैक्सीन नहीं बनाई जा पा रही थी ना। अब क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए तो DNA होना चाहिए। सो
अब बेसिकली क्या किया गया, आरएनए से डीएनए की कॉपी बनाई गई और देन डीएनए से वैक्सीन जो है वो प्रिपेयर बनाई गई। ठीक है, ये तो हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अबाउट दिस ऑल। नाउ मूव टुवर्ड्स आरटीपीसीआर एंड आरटी लैब। दोनों का काम वही है, टारगेट वही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एक्यूरेसी में, ठीक है, और जो टाइम लग रहा है आरटीपीसीआर के केस में, उसमें इन दो फैक्ट्स के में डिफरेंस है दोनों में। जहां तकरीबन 2 घंटे का समय, 4 घंटे का समय आरटीपीसीआर के कंटेक्स्ट में लग जाता है, वही 30 मिनट्स में रिजल्ट देने की बात की है आरटी लैब में। एक्यूरेसी की बात करें सो 74 कोविड जो केसेस है उसमें से 73 जो है बिल्कुल सही जो केसेस हैं डायग्नोज किए हैं आरटी लैब में। ठीक है, या इसके अलावा बहुत से क्लिनिकल जो है ट्रायल्स के कंटेक्स्ट में। तो स्पॉट जो है एक कह सकते हैं पोर्टेबल किट रहेगी जिसके द्वारा आप खुद भी अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं और बहुत महंगी भी नहीं होगी, जस्ट फॉर $78। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे संवेदना के बारे में। संवेदना जो है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ठीक है, बहुत लंबा है ये, यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, संवेदना के बारे में बेसिक क्या है? संवेदना जो है टोल फ्री हेल्पलाइन है, स्पेशली फॉर दोज किड्स, बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, उनके लिए जो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से साइकोलॉजिकली जो है डिप्रेस है या साइकोलॉजिकल उनको कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो उनकी काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। ठीक है, और इस टेली काउंसलिंग को प्रोवाइड करने में नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, जो कि काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंडर। ठीक है, तो ये टोल फ्री नंबर भी आप देख सकते हैं इन दिस इमेज। टाइमिंग्स मंडे टू सैटरडे 10 AM to 1 PM, 3 PM to 8 PM, दीज आर द टाइमिंग्स। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ध्यान देने वाली चीज उसमें है, इट इज ओनली फॉर चिल्ड्रंस, एडल्ट्स के लिए ये हेल्पलाइन नंबर नहीं। चल नेक्स्ट है कोवैक्स। तो कोवैक्स के बारे में जानते हैं। कोवैक्स हम कह सकते हैं इट इज एन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें बहुत सी प्रोमिनेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं सहभागिता है उनकी, पार्टनरशिप है, लाइक सेपी, गावी, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके संयोजन से ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसके तहत जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, ठीक है, एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कराया, और इसमें टारगेट किया गया है कि 2 बिलियन के आसपास जो वैक्सीन है 2021 तक डेवलप की जाएंगी किसी भी हालत में। हालांकि यूएस जो है रिफ्यूज कर दिया है इसमें शामिल होने से। ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट है ये भी, कोवैक्स के रिलेटेड भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोटिफाइड डिजीज। तो रिसेंटली क्या है, हरियाणा ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज जो है डिक्लेयर किया। नोटिफाइड डिजीज का मतलब होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ब्लैक फंगस के बारे में कितने केसेस स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है, या किस तरीके का स्टेटस ब्लैक फंगस का स्टेट में है, उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी होगा, इंफॉर्मेशन रखना जरूरी होगा, सरकारी डेटा उसका बना के रखना इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, बहुत से ऐसी डिजीजेस हैं जिनका डेटा या जिनका ऑफिशियल डिक्लेरेशन सरकार की तरफ से नहीं होता। अगर आपसे पूछें कि पर्टिकुलर शहर में कितने लोगों को बुखार है, तो वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास वो डाटा नहीं होता। लेकिन अगर वही फीवर कोई डेंजरस फॉर्म ले लेता है, देन पैंडेमिक या एपिडेमिक बन जाता है, देन उसका डाटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है, क्योंकि हेल्थ जो है आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर नहीं कर सकती, सिर्फ स्टेट जो है वही डिक्लेयर कर सकता है। ये इट्स बेसिकली स्टेट पावर। और बहुत सी डिजीजेस हैं लाइक एड्स है, हेपेटाइटिस बी, डेंगू फीवर, मलेरिया है ना, वुपिंग कफ, ये सभी जो है आपकी नोटिफाइड डिजीज जो है डिक्लेयर की जा चुकी है पहले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, करंट अफेयर से बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के कंटेक्स्ट में भी है और इन जनरल भी आपके एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। चलिए
नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये खबरों में रहा बहुत ज्यादा। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस हुए हैं, बहुत उठा पटक हुई है पहले ही इलेक्शंस में, है ना। सो बहुत से एलिगेशंस भी लगे हैं इवन सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि इलेक्शंस जो हैं उनमें इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन, रैलीज वगैरह नहीं होनी चाहिए थी, जो कि काफी हद तक सही भी है। तो हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। पहले समझा दूं है क्या। देखिए, इंडिया हैज अडॉप्टेड बाई कैमरलिज्म। तो जैसे सेंटर में आपके लोकसभा राज्यसभा होती है, लेजिस्लेचर सेंट्रल लेजिस्लेचर है लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर मैं स्टेट्स में बात करूं तो ठीक है, उसमें आपके क्या होंगी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। बट सभी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। 28 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्यों में ही आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, ठीक है। बाकी जो 22 राज्य बचते हैं उनमें यूनिकैमरलिज्म है, मतलब सिर्फ विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का ही प्रोविजन है। सो रिसेंटली क्या है, वेस्ट बंगाल भी इस लिस्ट में फिर से शामिल हो गया। इससे पहले 1969 में भी, इससे पहले भी आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन अबॉलिश किया गया था। नाउ अगेन लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म करने की बात की जा रही। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल स्टेट्स हैं, यहां से भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से इंडिया के स्टेट्स हैं जहां जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिंपल याद रखेंगे न्यूमेरिक की फॉर्म में, जुमकट। अब इसमें जे आप निकाल देंगे, जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि अब स्टेट नहीं रहा तो नाउ इट्स नॉट। अदरवाइज इससे पहले यहां पर भी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। सो यूपी, यू स्टैंड फॉर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। एंड नाउ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की भी बात हो रही है। ऑलराइट, सो दीज आर द स्टेट्स जहां पर आपके बाई कैमरलिज्म हमें देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ, आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन बात करें। सो आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएट विद, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है, रिमूवल एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे विंचकॉप मेटेओराइट, ठीक है। सो ये भी खबरों में रहा। रिसेंटली क्या हुआ कि लंदन के विंचकॉप जो एक रीजन है यूके का, वहां पर मीटियोर जो है वो टकराया है। उसके कुछ जो अवशेष हैं, कुछ पार्ट्स हैं वहां पे मिले हैं। ये आपका इंसिडेंट हुआ था फरवरी में, ठीक है। और उसके बाद ये जो मीटराइट है उसके कुछ जो कण हैं या कुछ आपके अवशेष हैं, फॉसिल्स हैं, वो मिले हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में। तो दैट्स वाई उसी जगह की वजह से इसे ये नाम दे दिया गया। अब ये ऐसा नहीं कि पहले कभी मीटराइट्स गिरे नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है ये इनमें से काफी अलग है, ठीक है, जो रिसर्च है। और इसका वेट की बात करें तो 103 ग्राम इसका आसपास वेट है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। एंड इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ ब्लैक रॉक एंड रिजेंबलिंग। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहां से जनरली सवाल आता नहीं है। जनरली कहां पर गिरा है या इस ये विंचकॉप जो मेटेओराइट है ये क्या चीज है, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। व्हाट इट स्टैंड्स फॉर करंट पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है एंड्रेजा मेजा। तो रिसेंटली मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट हुआ, 69th मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट हुआ, जिसमें आपकी मैक्सिको की जो एंड्रिया मेजा है वो 69th मिस यूनिवर्स डिक्लेयर की गई है 2020। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कंटेस्टेंट्स, सो एडलाइन क्विडरस कैस्टेलिनो जो थी वो पार्टिसिपेट की और थर्ड रनअप रही, थर्ड रनअप जो है वो रही, ठीक है। तो ये दो सवाल जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला कि मिस यूनिवर्स जो कॉन्टेस्ट है वो आपके कहां पर हुआ है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। या फिर कौन सा मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट हुआ है, किसने जीता है, और इंडिया का स्टेटस। तो बेसिकली ये कॉन्टेस्ट फ्लोरिडा में हुआ है, आपके मियामी में ये। और हाँ, कुछ जो सवाल और कई बार पूछे हैं, देखिए ना, क्वेश्चन हर बार सेम नहीं आ सकते कि मिस यूनिवर्स में वही पूछा जाएगा। समटाइम फर्स्ट एंड सेकंड रनर जब रनर अप है वहां तक सवाल पूछे जाते हैं। बट नाउ क्योंकि जो इंडियन है एडेलिना कैस्टेलिनो, ठीक है, वो आपके मॉडल हैं, ये मॉडल भी हैं और ये थर्ड रनअप रही है। तो
बिकॉज ऑफ दिस ये थर्ड रनर का भी जो सवाल है इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ ये अकेले थर्ड रनर अप नहीं रही, ये आपके डोमिनियन रिपब्लिक की जो कैम्ब्रेले पैरेज थी उनके साथ इन्होंने ये थर्ड रनर का जो पोजीशन थी शेयर की। ऑलराइट, so these are some prominent questions which become important from this part. Alright, move towards next. Simrog supercomputer. So recently Simrog supercomputer was also in news. ठीक है, बहुत खबरों में रहा। सिमरोग जो है बेसिकली ये एक मिथिकल बर्ड है पर्शिया का। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट ईरान। तो रिसेंटली सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है। इससे पहले सुपर कंप्यूटर बहुत नहीं ईरान के पास नहीं था, और अगर उन्हें किसी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है तो उन्हें कांटेक्ट करना पड़ता था दूसरे देशों के सुपर कंप्यूटर्स के साथ। ऑलराइट, सो ईरानियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर ने इसे डेवलप करने में मदद की। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या है, पेटाफ्लॉप्स जो है टर्म इसके लिए इस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल की जाती है। तो पेटाफ्लॉप टर्म का इस्तेमाल किया गया है। फ्लॉप्स बेसिकली मेजरमेंट यूनिट जो स्केल करती है प्रोसेसिंग ऑफ द सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑलराइट, सो ये इंपॉर्टेंट है ईरान के कंटेक्स्ट में। तो सिंपल सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अबाउट सिमरोग सुपर कंप्यूटर, ठीक है, या पेटाफ्लॉप्स के कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है, या किस इंस्टीट्यूट ने मदद की है इस कंटेक्स्ट में। ये तीन सवाल यहां से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्था कुमे। सो मार्था कुमे वाज आल्सो रिमेन इन न्यूज, क्योंकि ये पहली कीनिया की जो है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनाई गई। ठीक है, पहली कीनिया की ये जो है, देखिए जो ये नेशंस हैं बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, और जो विमेन की कंडीशन है बहुत ज्यादा, अगर आप वर्ल्ड वाइड भी कंपेयर करेंगे तो बहुत उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, जितना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तो है ही। आप देख लीजिए कि भारत में भी कितने ऐसे टॉप लीडर हैं, जो हमारे कितने प्राइम मिनिस्टर या कितने जो प्रेसिडेंट है वो वुमेन रहे हैं, हार्डली एक या दो नाम हमारे सामने आते हैं। सो सेम इन द केस विद कीनिया, पहली ये आपकी चीफ जस्टिस बनी है, और ये पहला ऐसा केस हुआ है कि जो गवर्नमेंट के तीनों पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें पहली कोई वुमेन जो है वो अपॉइंट की गई। सो कुमे जो है बेसिकली विमेन राइट क्रूसेडर भी हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, उनके राइट्स के के लिए लड़ने के लिए हमेशा रही हैं, और इंटरनेशनल मंच पर भी उसे प्रेजेंट करने में मदद की है कीनिया की। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ ध्यान रखेंगे एक ही सवाल यहां से कि कौन अपॉइंट की गई है चीफ जस्टिस ऑफ कीनिया, पहली महिला में। चलिए, नेक्स्ट है आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो है आपका एक आइसबर्ग है A76 नाम का, जो कि ब्रेक हुआ है अंटार्कटिका से, कंप्लीटली जो है अलग हुआ है, एज यू कैन सी इन द इमेज। ये एक बहुत बड़ी खबर है एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के कंटेक्स्ट में। ठीक है, A76 स्टैंड फॉर, एक्चुअली ये जो पूरा रीजन है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है, और उनको जो है अल्फाबेटिकली डिवाइड किया गया है नंबरिंग देके। तो जो A76 रीजन है वो आपका अलग हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, 170 किलोमीटर जो है इसका ये लेंथ है, और विड्थ की बात करूं तो अराउंड 25 किलोमीटर इसकी विड्थ है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसकी बात करूं तो ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ये बेसिकली आपका आता है वेडल सी में, ये फ्लोट कर रहा है। ये वेडल सी आप देख रहे हैं अलग होके, नाउ इट विल फ्लोट इन द वेडल सी रीजन। ठीक है, वेडल सी रीजन। और सबसे पहले जो देखने वाली एजेंसी थी इसको, वो थी आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही इसे देखा सबसे पहले, विद द हेल्प ऑफ कोपरनिकस सेंथिल जो है उसकी मदद से देखा। और कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हम बात करते हैं या हार्मफुल इफेक्ट है, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन होगी, ऐसा नहीं कि इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम सच अ फ्रेगमेंटेशन टुक प्लेस, बट 1995 की अगर मैं बात करूं तो बहुत तेजी इसमें आई।
बहुत से आइसबर्ग हैं जो टाइम बाय एंड टाइम जो है फ्रेगमेंट हो रहे हैं। नाउ ये मेल्ट होंगे और मेल्ट होगा कहीं ना कहीं मरीन लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आएगी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। इससे पहले भी आई थिंक लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ा जो आइसबर्ग था वो मेल्ट होने का खतरा था, हुआ नहीं था, और उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत से पेंगुइन्स या बहुत से और वाइल्ड लाइफ जो है अंटार्कटिक रीजन की वो डिस्टर्ब होने की, यहाँ तक एक्सटिंक्ट होने की बात हो रही थी। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी। सो ये जरूर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। WWF ऑन स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो जो आपकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है उनकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा कि जो स्नो लेपर्ड्स हैं आपके, उनका तकरीबन 70% जो हैबिटेट है वो अनएक्सप्लोर्ड है, एक्सप्लोर्ड ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो कारण बताया गया है वो ये है बिकॉज दीज स्नो लेपर्ड्स आर लिविंग इन अ वेरी हाई एल्टीट्यूड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वहां तक जो रिसर्चर हैं सही तरीके से रिसर्च कर पाए। तो ये बड़ा मुश्किल है, इसकी वजह से अनएक्सप्लोर्ड हैबिटेट है स्नो लेपर्ड्स का। स्नो लेपर्ड जो है बहुत ही एक पहले थोड़ा सा समझते हैं स्टेटस क्या है। स्टेटस जरूर सवाल आपको पता होनी चाहिए एनिमल्स के बारे में, डिफरेंट स्पीसीज के बारे में। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आता है, साइट का जो है अपेंडिक्स 1 में आता है, ये जरूर आपको पता होने चाहिए। अब स्नो जो लेपर्ड है ना, ये अपने आप में एक अद्भुत है और हायर रीजन में स्पेशली ये जो हिमालयन रीजन है या लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश है, ऑलराइट, या जो अपर कुल्लू है ना, यहाँ पर भी जो अपर रीजन है यहाँ पर ये स्नो लेपर्ड्स देखे जाते हैं। अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ, इसके अलावा नेपाल में ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है, या आपके भूटान रीजन में ये पाए जाएंगे जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन। ऑलराइट, सो इसे गोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है कि बहुत कम दिखता है और एक्सेस नहीं है, इसलिए इसे गोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपके परीक्षा में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अबाउट पर्टेनिंग टू स्नो लेपर्ड। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन केव आर्ट्स ऑफ सुलावेसी आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। नाउ वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो केव आर्ट्स हैं उनमें नाम आता है सुलावेसी आइलैंड की पेंटिंग्स का। तो रिसेंटली क्या देखा गया है, बिकॉज ऑफ जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से, एज यू कैन सी इन द इमेज, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि पेंटिंग्स जो हैं उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो खत्म हो रही हैं, या उनमें बहुत से जो मार्क्स हैं, ब्लर मार्क्स जो हैं, या फेड हो रही हैं, वी कैन से दैट। और ये हाईलाइट किया गया है, कुछ रिसर्चर्स ने रिसर्च की और ये पाया कि अगर जल्दी ही इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो इतना पुराना जो आर्ट फॉर्म है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत है। रॉक केव्स हैं ये, और तकरीबन अगर पुरानी बात करें तो देखिए कितनी पुरानी है, 45,000 टू 20,000 ईयर्स ओल्ड ये आपकी पेंटिंग्स है। तो पैलेस्टीनिक इरा की ये पेंटिंग्स हैं और इनको प्रोटेक्शन की बात उठाई है यहाँ की सरकार ने, इंटरनेशनली भी इनकी प्रोटेक्शन की बात की गई। तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आप देखिए कहाँ कहाँ कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बोंडा ट्राइब। ठीक है, बोंडा ट्राइब भी खबरों में रहा, क्यों खबरों में रहा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बोंडा ट्राइब खबरों में रहे, क्यों खबरों में रहे, क्योंकि बेसिकली ये जो है आपके जो 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं उनमें शामिल हैं, और रिसेंटली कुछ कोविड की लहर जो है उससे कोई नहीं बच पा रहा। लास्ट ईयर भी इस ट्राइब के कुछ लोगों को कोविड हुआ था, एंड रिसेंटली आल्सो अगेन 2 जो लोग हैं इस ट्राइब के वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। ऑलराइट, सो ऑलरेडी ये इंडेंजर्ड कह सकते हैं ट्राइब्स हैं, और अगर कोविड की वजह से और कमी आती है, किसी और डिजीज की वजह से कोई और प्रॉब्लम आती है, तो वो बड़ी पॉजिटिव या एक कह लीजिए कल्चरल पर्सपेक्टिव से तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर ट्राइब, अब देखिए एक सवाल बता रहा हूं, आप पूछेंगे सर व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये सवाल ऐसे तो नहीं आने वाला एग्जाम में कि भाई 2 कोविड जो पेशेंट है वो बोंडा ट्राइब से जो है संबंधित हैं या किस टाइप से संबंधित हैं।
किस स्टेट में है, ठीक है। तो गोंडा ट्राइब उड़ीसा का एक प्रमुख ट्राइब है। तो आपको बेसिकली सवाल आएगा ट्राइब से रिलेटेड, क्योंकि ये ट्राइब जो है न्यूज में रहा है। ये आपने बात यही ऐसे आपने क्लिक करने होते हैं क्वेश्चंस पकड़ना कैसे। ऑलराइट, कोई न्यूज पर्टिकुलर जो है खबरों में रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट सीधा ही न्यूज एग्जाम में पूछ ली जाएगी। उस खबर से, उस न्यूज से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, सो वी नीड टू मेक अ बिग चेंज इन आवर अप्रोच। सो ओरिजिन के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रो एसिटिक ट्राइब ओरिजिन है इनका, और ये पहले फॉरेस्ट सेटलर्स हैं इंडिया के। These are the first forest settlers. Now the most beautiful thing of this tribe is, जो कि ज्यादातर इंडिया के ट्राइबल सोसाइटीज में हमें देखने को मिलती है, वो है मेट्रारिकल सोसाइटी। मेट्रारिकी नहीं है, मेट्रारिकल सोसाइटी है। मेट्रारिकल सोसाइटी का मतलब है कि महिलाओं को ज्यादा फ्रीडम है अपने, स्पेशली व्हेन दे आर चूजिंग हस्बैंड फॉर देम, ठीक है, या और बहुत से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी महिलाओं का जो दर्जा है वो बहुत ज्यादा है, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कह सकते हैं कि बहुत से ट्राइब्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, कम टू नो दैट कि जो विमेन की पोजीशन है वो सम्माननीय है, रिस्पेक्टेबल है व्हेन इट कंपेयर्स टू द मेन स्ट्रीम लाइफ। ऑलराइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं गोंडा ट्राइब के कंटेक्स्ट में। कहां से संबंधित है? उड़ीसा से संबंध इसका है, ठीक है। ऑस्ट्रो एसिटिक ट्राइब ये है बेसिकली, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13 जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स है उसमें ये शामिल है, और यहाँ की जो समाज है वो मेट्रारिकी सोसाइटी है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे एशियन गर्साइल स्किंक, ठीक है। इट वाज आल्सो रिमेन इन न्यूज। लोकल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है सांप की मौसी, ठीक है, बिकॉज इट हैज टेल होती है और छोटे छोटे इसके जो है पांव होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। नाउ बिल्ली की मौसी से, बिल्ली नहीं सॉरी, स्नेक, सांप की मौसी भी इसे कहा जाता है लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो न्यू स्पीसीज इसकी पाई गई है जिसे एशियन गर्साइल स्किंक कहा जाता है, या फिर सबडुल्फस निलगिरिस, ये इसका नाम है साइंटिफिक, सबडुल्फस निलगिरिस। तो कहां ये पाई गई है, ये यहां से सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा। सो इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इसी तरीके की सबडुल्फस पुर्थी जो है वो कहां पाई जाती है, दैट इज फाउंड इन द ईस्टर्न घाट्स। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, यहां से सवाल बन जाएगा कि कहां डिस्कवर्ड हुई है ये, ठीक है। अनाईकट्टी हिल्स कोयम्बटूर में इन द वेस्टर्न घाट रीजन, और इसी तरीके से सबडुल्फस पुर्थी जो है वन ऑफ इट्स स्पीसीज जो ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ऑलराइट, सो ये जो दो सवाल हैं यहां से इंपॉर्टेंट बन जाएंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बड़ी ही दुखद घटना है कि लेजेंडरी जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट थे सुंदर लाल बहुगुणा, उनका निधन हुआ है। ही पास्ड अवे, ठीक है। ही वाज लिविंग एंड उत्तराखंड ऋषिकेश में एडमिट किया गया था उनको, बट ही लॉस्ट हिज लीव। और कह सकते हैं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड इन द फील्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, उसे नकारा नहीं जा सकता। एंड ऑफ कोर्स एवरी पर्सन समवेयर अवेयर अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन, उनके जो कंट्रीब्यूशन उनसे इंस्पायर भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो उनका योगदान रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों फेमस हुए थे? तो बड़ा सा फेमस इंसिडेंट है, हम बचपन से शायद एनसीईआरटीज हम पढ़ते थे, 6-7 स्टैंडर्ड में आप पढ़ते होंगे चिपको मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट जो है उन्होंने 1974 में स्टार्ट की थी। अंडर दिस मूवमेंट की बहुत से पेड़ काटे जा रहे थे उस टाइम पे, तो कुछ ग्रामीण जो महिलाएं थी उनके साथ मिलकर दे स्टार्टेड हगिंग द ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। ऑलराइट, सो ये वर्ल्ड वाइड फेमस हुई मूवमेंट, इंडिया में तो फेमस हुई, पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई। और फिर इसकी मूवमेंट की वजह से बहुत से जो पेड़ थे वो कटने से बच गए। ऑलराइट, अब एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, ये पहली ऐसी मूवमेंट नहीं, ठीक है। जब ये क्योंकि चिपको मूवमेंट तो फेमस हुई है ना, ऐसी ही मूवमेंट आई थिंक 100-150, आई डेंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर,
बट अराउंड 18th सेंचुरी के आसपास की बात है। राजस्थान में जो विश्नोई ट्राइब है, आई थिंक, हाँ विश्नोई ट्राइब ही है, उनके साथ भी इंसिडेंट हुआ था कि राजस्थान में कोई दावत थी बहुत बड़ी, आई थिंक, एंड उसके लिए बहुत सा फ्यूलिंग के लिए जो था लकड़ी, वुड जो है वो चाहिए था। तो वहां के जो रूलर थे उन्होंने अपनी फौज भेजी कि जंगल से आप लकड़ियां काट के लाओ। तो वहां पर एक कोई लेडी थी बहुत फेमस, उनका नाम भी मुझे माफ कीजिएगा भाई याद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी के साथ और गांव की कुछ जो महिलाएं थी, दे हग द ट्रीज, ठीक है, एंड वर नॉट अलाउ देम टू कट। तो बहुत जब विरोध उन्होंने किया, फाइनली वो जो आपके सैनिक थे उन्होंने पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया, ठीक है। ये एक्चुअली में इंसिडेंट हुआ है। और शाम होते होते बहुत लोग जो थे इस मूवमेंट के साथ जुड़े, और उस गांव के तकरीबन बहुत से जो लोग थे, दे हैव जो थे दे डाइड एक्चुअली, ठीक है, दे गिव अप देयर लाइफ जस्ट टू सिक्योर द ट्रीज। क्योंकि कम्युनिकेशन तो होता नहीं था कि फोन कर दिया राजा जी अब क्या करें, ऐसा कुछ इंसिडेंट है। तो शाम तक जब वो खबर राजा तक पहुंची तो बहुत दुखी हुए, इतनी बड़ी घटना हो गई है। एंड फाइनली ही डिसाइडेड कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये कंजर्व रहेगा, यहां से कोई भी पेड़ जो है ईंधन के लिए या किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी से ये इंस्पायर फर्दर थी चिपको मूवमेंट, जो एक्चुअली बहुत फेमस हुई, और इसमें योगदान जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आता है। सो ये जरूर पूछा जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि उनकी डेथ से रिलेटेड पूछा जाए, सुंदरलाल बहुगुणा के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई और सवाल भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ऑलराइट, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट news from environment in ecology part. Now move towards some important days and dates which were remain in news. पहला है वर्ल्ड एग्री टूरिज्म। देखिए जब भी आपके इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट आते हैं तो बहुत ज्यादा आपने उसकी डिटेलिंग नहीं पढ़नी है, क्योंकि सवाल जो है ना वो सीधा बनेगा दिन से और थीम से, और प्राइमरीली क्या पर्पस है, दैट्स इट। 3 ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी और चीजें कोई एडिशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। और यहां से हर साल ही 1 या 2 सवाल है वो पूछे ही जाने हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे की, विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 16। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थीम ऑफ दिस, तो थीम क्या रही इसकी, रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। तो बेसिकली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया इस कंटेक्स्ट में, और जो आपका एग्री टूरिज्म है उसको प्रमोट करने में किस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं भारत में अपने पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर बातचीत की गई। ऑलराइट, और कुछ नए गोल्स डिसाइड किए गए टू प्रमोट द एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म ऑफ द नेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये भी मनाया जाता है हर साल 16 मई को ही, ठीक है। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड जो आपकी लाइट का इंपॉर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ साइंस, और हमारे लाइफ के हर क्षेत्र में जो लाइट का रोल है उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको याद रखने के लिए। ऑलराइट, और हर साल ये दिन मनाया जाता है। थीम की मैं बात करूं, सो ट्रस्ट साइंस इज द थीम ऑफ दिस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बात करेंगे UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, ठीक है। सो लास्ट जो वीक था वो UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एवरी ईयर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैव बीन टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द ग्लोब, एंड नंबर ऑफ पीपल either lost their lives because of these accidents or they will become disabled, ठीक है, they would be disabled। ऑलराइट, सो ऐसे बहुत से केसेस देखते हैं, और जितने भी पैरामीटर्स होते हैं रोड सेफ्टी के, उनको प्रमोट किया जाता है इस दिन को सेलिब्रेट करने के बहाने। साथ ही साथ ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच फैले अबाउट रोड सेफ्टी,
उसको ध्यान में रखते हुए ये जो दिन है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम अगर मैं बात करूं तो थीम जो है इसकी स्ट्रीट्स फॉर लाइफ, और इसका एक टैगलाइन भी है बेसिकली लव 30। लव 30 इज द हैशटैग लव 30 जो है इसका टैगलाइन। तो यहां से सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीक से रिलेटेड है, फ्रॉम 17 मई टू 23 मई। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल एंटी टेररिज्म डे। नाउ स्पेशली जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी जी, उनकी एनिवर्सरी के दिन ही नेशनल एंटी टेररिज्म डे है वो मनाया जाता है। आई डोंट से दैट वी सेलिब्रेटेड इट, ठीक है, लेकिन हाँ इस दिन को हम मनाते हैं, सेलिब्रेशन जैसी तो कोई बात नहीं है। और इनकी आपके क्योंकि डेथ एनिवर्सरी है होती है राजीव गांधी जी की इस दिन, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो राजीव गांधी जी थे ही वाज असैसिनेटेड बाय एक तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी थी, उसकी वजह से ही लॉस्ट हिज लाइफ, तो उसी को ध्यान में रखते जो है आपके इस दिन को मनाया जाता है। चलिए ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बी डे, ठीक है। सो वर्ल्ड बी डे जो है ये 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम की मैं बात करूं, बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ठीक है। अब नाउ हम जानते हैं हनी प्रोडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है समय के साथ साथ, लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बीज है उनकी डिफरेंट स्पीसीज है, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम उनका इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना किसी तरीके से, लेकिन क्या उनकी प्रोटेक्शन या क्या उनके लिए हम ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, एक नेचुरल हैबिटेट उनके लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं जहां पर वो अपना जो एक लाइफ है अच्छे से स्पेंड कर सकें, जी सकें। तो बिकॉज ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मैंने कहा डिफरेंट स्पीसीज हैं, एवरी स्पीसीज इज इंपॉर्टेंट, वी आर वन ऑफ द स्पीसीज लाइक अदर, ठीक है। वी आर नॉट, वी it's a tragedy that human beings believe that we are the boss, but unfortunately we are just one of the part of, and we are the one of the species like others. All right, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे, कि लोगों के बीच जो आपकी बीज हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी, अवेयरनेस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टी डे। तो इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है हर साल, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये जो दिन है ये मनाया जाता है 21 मई, और ये जो डे है ये इंडिया की रिकमेंडेशन पर ही अप्रूव किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट, भारत ने इसे रिकमेंड किया और इसे अप्रूवल दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, और ये डेजिग्नेट किया कि 21 मई को इंटरनेशनल टी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। इससे पहले जो है 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता था इंटरनेशनल टी डे, बट नाउ इसमें कुछ परिवर्तन लाए गए हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट नेशंस की बात करूं तो भारत के साथ बहुत से ऐसे देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, कीनिया, है ना, ये बहुत से ऐसे देश हैं जो सेलिब्रेट करते हैं इस डे को। ऑलराइट, क्योंकि कहीं ना कहीं टी प्रोडक्शन से जुड़े भी हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली खबर। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है पूरे देश में हाईएस्ट इन वैक्सीनेशन जो है उसे डिक्लेयर किया है। हाईएस्ट केसेस जो हैं वैक्सीनेशन के, वो कोविड की वैक्सीनेशन की मैं बात कर रहा हूं, वो हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड किए गए। अभी तक जो भी पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात हो रही है, सभी की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, सभी को तो वैक्सीनेशन अभी हुआ भी नहीं है, बट यस नंबर ऑफ पीपल जो है उनको हिमाचल में अव्वल आया है पूरे भारत की अगर मैं बात करूं। ऑलराइट, सो तकरीबन 81,000 लोग हैं फर्स्ट डोज जो है उन्हें मिल चुकी है, ठीक है। फर्स्ट डोज जो है 81,996 पीपल, एंड 68,686 पीपल हैव गॉट द सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19, स्पेशली फॉर जो हेल्थ वर्कर्स हैं इसमें इंक्लूड है। तो कह सकते हैं ये इस तरीके का जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अचीवमेंट तो नहीं, आई वांट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, बट यस व्हेन इट कंपैरेटिवली व्हेन वी हैव सीन। ऑलराइट, तो ये जो सवाल है आपकी परीक्षा के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड। ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड के बारे में बात करते हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड है, ये हर स्टेट को इसमें जो है कुछ अमाउंट है वो दिया जाता है, स्पेशली डिजास्टर कंडीशंस में। तो अभी बिकॉज ऑफ कोविड ऐसी सिचुएशन है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हिमाचल, सो अप्रैल मंथ में ये सैंक्शन हुआ, कितना अमाउंट, अराउंड 85 करोड़ 30 लाख 54,095 रुपीज। ठीक है, जो रिसीव किए गए हैं अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड के माध्यम से। ठीक है, और इसमें फर्दर जो है रिलीज किए गए हैं डिफरेंट वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल डिपार्टमेंट्स, तकरीबन 66 करोड़ जो है उसके आसपास अमाउंट जो है वो डिफरेंट वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स और डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। इसके अलावा जो है कोरोना पीरियड में जो आशा वर्कर्स हैं उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो उनके लिए भी इंसेंटिव्स के तौर पे फंड्स रिलीज किए गए, जिसका अमाउंट था तकरीबन ऑलमोस्ट 9.5 करोड़। ऑलराइट, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये फैक्चुअल डाटा है, ये आपको इस पे कुछ समझाने वाला नहीं है कोई फैक्ट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। आपको ये डाटा थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कितना यहाँ से लिया गया है, कितना आशा वर्कर्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, कितना मेक शिफ्ट हॉस्पिटल जो है मंडी उसमें देने की बात की गई है अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली एन अमाउंट, तकरीबन 6.5 करोड़ रुपया जो है उसको देने की बात की। ऑलराइट, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डाटा जो हिमाचल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुष घर द्वार। सो रिसेंटली आयुष डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, आयुष डिपार्टमेंट है स्टेट का, हिमाचल प्रदेश का, उसने फॉर द वेलबींग ऑफ द स्टेट आयुष घर द्वार योजना जो है वो शुरू की। ठीक है, अब इसके अंडर क्या है, आयुष घर द्वार योजना के तहत जो कोविड-19 सफरर्स हैं, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा जो कंपनसेशन कह लीजिए या जितनी भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो मानसिक रूप से उनको उनकी वेलबींग की बात हो, सोशल पर्सपेक्टिव से हम बात करें, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करें, किसी प्रकार से जो सफरेज झेलने को मिली है अंडर द आयुष प्रोग्राम, अंडर दिस घर द्वार योजना, सरकार जो है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करे। ऑलराइट, ठीक है, जनरली देखने को मिला है कि जो ह्यूमन है, इंसान जो है, स्पेशली इन दिस कोविड पीरियड, हर तरीके से जो है डिप्रेशन का शिकार। ठीक है, स्पेशली जो लोग खुद पेशेंट हुए हैं, जिन्हें कोविड से सफरेज जो झेलनी पड़ी है, सो कहीं ना कहीं मेंटली जो है डिस्टर्ब हुए, साइकोलॉजिकली लेवल या सोशली भी उनको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की इस प्रोजेक्ट के अंदर बात की गई। एंड दिस जो वेलबींग प्रोग्राम है, इट वाज इनिशिएटेड इन सोलन में से इनिशिएट किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ से सवाल सोलन के कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है, या बिट अबाउट आयुष घर द्वार कि इसके अंडर क्या स्ट्रेटेजी है जो होलिस्टिक लेवल पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करना लोगों, स्पेशली उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, सोशल रिलीजियस वेलबींग के लिए, जो कोविड की वजह से उनको सफरेजेस हुए। ठीक है, आप कहेंगे सर रिलीजियस कैसे? देखिए क्या होता है ना, बहुत से कारणों की वजह से बहुत से रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया होगा, तो देयर आर सर्टेन पीपल आर वेरी स्टॉन्च रिलीजियसली, तो उनको भी कहीं ना कहीं दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, है ना, तो उनको भी धक्का लगा होगा। सोशली नंबर ऑफ चैलेंज, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्रिएट हुआ है या और सोशल चैलेंजेस झेलने पड़े हैं उनके कंटेक्स्ट में, और साइकोलॉजिकली तो आप बात कर ही सकते हैं, देयर नंबर ऑफ problems which the people of Himachal Pradesh are facing, not only the Himachal Pradesh but everywhere in it. So these are some of the initiatives which have been taken under this Ayush Ghar Dwar plan by the government of Himachal Pradesh. All right, so chaliye, here we complete our today's session. Chaliye, let us talk about a bit about our courses. अगर ऐसे स्टूडेंट आप में जो हैं
जो अपनी प्रेपरेशन जो है अभी शुरू भी नहीं किए, ठीक है, तो उनके लिए हमारा जो कोर्स है, उनके लिए आवर सजेशन इज टू गो विद अ फुल फ्लेज कोर्स इन विच प्रीलिम्स मेंस इंक्लूड है, जिसमें कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन इंक्लूड है, वीडियो लेक्चर्स इंक्लूड रहेंगे, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज. Alright, and it just costs 22,500 rupees. If I'm talking about those students जिनका मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है एंड दे जस्ट वांटेड अ सीरीज फॉर देम, क्योंकि राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट, है ना. आपकी अगर आंसर राइटिंग अच्छी है तभी यू कैन थिंक अबाउट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. तो ये हमारा आप कोर्स अवेल कर सकते हैं. 10-20 टेस्ट इसमें रहेंगे, 9 सेक्शनल है, 9 फुल लेंथ टेस्ट इसमें है और 2 ऐसे टेस्ट है, and it just costs 85,000. All right. Other than this, HPS मेंस कोर्स भी हमारा है. जो मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे और इसकी जो अमाउंट है वो भी 8500 रुपीज है. तो चलिए, हियर वी कंप्लीट आवर टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच.